नमस्कार। आज W.B. येट्स की एक बहुत ही गहरी कविता के अंदर चलते हैं। ये कविता एक ऐसी लड़ाई को स्टेज पर लाती है जो हम सबके अंदर चलती रहती है। ये आत्मा और शरीर के बीच की बहस है। एक ऐसी बहस जो शायद हर किसी के भीतर कहीं ना कहीं मौजूद है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी के वजूद के दो सबसे बुनियादी हिस्से, उसका जिस्म और उसकी रूह, आपस में ही उलझ जाएं, एक दूसरे से सहमत ही ना हो। बस यही एक सवाल है जो इस कविता के बिल्कुल सेंटर में है, और इसी वजह से इसका जो संघर्ष है वो इतना असली लगता है। तो इस अंदरूनी फिलोसॉफिकल जंग में दो योद्धा हैं। एक तरफ है आत्मा और दूसरी तरफ स्वयं, यानी कि सेल्फ। अब देखिए, ये दोनों ना बिल्कुल अलग हैं, एकदम ऑपोजिट। आत्मा जो है उसकी नज़र हमेशा ऊपर की तरफ रहती है, स्पिरिचुअलिटी, प्योरिटी, इस दुनिया से परे की बातें। लेकिन स्वयं, वो पूरी तरह से जमीन से जुड़ा हुआ है, जिए हुए अनुभव, हमारा ये शरीर, और बस यही पल, ठीक अभी। और बस यही जो खिंचातानी है ना, यहीं से ये पूरी बहस शुरू होती है। और इस पूरी बहस को कागज पर किसने उतारा? महान कवि W.B. येट्स ने। ये कविता उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में लिखी थी, एक ऐसा वक्त जब वो खुद इन्हीं बड़े बड़े सवालों से जूझ रहे थे। जब हम ये जानते हैं ना, तो कविता के लफ्ज और भी गहरे और भी वजनदार लगने लगते हैं। तो बहस की शुरुआत करती है आत्मा, और उसकी दलील है ऊपर उठने की, एक स्पिरिचुअल चढ़ाई की। आत्मा का मैसेज बिल्कुल साफ है। वो कहती है कि इस उलझी हुई फिजिकल दुनिया को, इसके सारे अटैचमेंट्स को छोड़ दो। असली रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, एक ऐसी स्टेट की तरफ जो इस मरने जीने वाले जीवन से कहीं कहीं ऊपर है। और सुनिए कि आत्मा खुद अपने लफ्जों में क्या कहती है। वो कहती है, अपना पूरा ध्यान उस ऊंची चढ़ाई पर लगाओ, उस टूटे फूटे बिखरते किले पर, उस सांस रोक देने वाली तारों भरी हवा पर। ये लफ्ज एक मुश्किल लेकिन बहुत ही अलग, बहुत ही डिवाइन सफर की तस्वीर बनाते हैं ना। तो आत्मा के लिए अंजाम क्या है, मंजिल क्या है? एक ऐसी स्टेट जहां सारे ख्याल, सारी सोच खत्म हो जाती है, जहां जन्म और मरण का जो सर्कल है वो हमेशा के लिए टूट जाता है। मतलब इस लाइफ के हर बोझ से, हर टेंशन से मुक्ति। लेकिन जहां आत्मा ऊपर आसमान की तरफ देख रही है, वहीं स्वयं अपनी जड़ें जमीन में और गहरी कर रहा है। उसका जवाब बहुत पावरफुल है और पूरी तरह से यहाँ और अभी पर, यानी हियर एंड नाउ पर फोकस्ड है। स्वयं आत्मा की इस पुकार को सीधे सीधे मना कर देता है। वो कहता है, मुझे नहीं चढ़ना ऊपर, और इसके बजाय वो अपनी पहचान एक ठोस, एक रियल चीज से जोड़ता है, कुछ ऐसा जिसे छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और वो चीज क्या है? एक पुरानी जापानी तलवार। स्वयं कहता है, मेरे घुटनों पर रखी ये पाक तलवार सातों की पुरानी तलवार है, अभी भी बिल्कुल वैसी ही, उस तरह की धार जैसी तेज। देखिए, ये तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये सिंबल है विरासत का, एक्शन का, और इस पूरी फिजिकल दुनिया का। यहीं पर इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट एकदम साफ दिखता है। तलवार और उसकी वो रेशमी मयान, इन्हें प्रेम और युद्ध का प्रतीक कहा गया है। मतलब पैशन और कॉन्फ्लिक्ट के अनुभव। और सोचिए, ये ठीक वही चीजें हैं जिन्हें आत्मा पीछे छोड़ना चाहती है, लेकिन स्वयं वो तो इन्हें ही सीने से लगाए बैठा है। और यहाँ से बहस और गर्म हो जाती है। अब दोनों साइड अपनी सबसे बुनियादी वैल्यूज को लेकर आमने सामने खड़े हैं। इस पूरी बहस में तीन बड़े सिंबल्स हैं, तीन प्रतीक। पहला, आत्मा की वो घूमदार सीढ़ी जो स्पिरिचुअल सफर को दिखाती है। दूसरा, स्वयं की वो पुरानी तलवार जो जिए हुए अनुभव का सिंबल है। और आखिर में अंधे आदमी की खाई, ये उस इम्परफेक्ट, उस मेसी, यहाँ तक कि गंदे जीवन का प्रतीक है जिसे स्वयं चुनता है। अब आत्मा अपनी आखिरी वार्निंग देती है। वो समझाती है कि उस स्पिरिचुअल मंजिल पर पहुंचने का मतलब है हर तरह के भेदभाव को मिटा देना। वहां क्या है और क्या होना चाहिए में कोई फर्क नहीं रहता, जानने वाले और जानी हुई चीज में कोई फर्क नहीं रहता। मतलब एक ऐसी स्टेट जहां सब कुछ बस एक हो जाता है। और इसके जवाब में स्वयं जो कहता है ना, वो अचानक चौंका देता है। वो कहता है कि मुझे एक बार फिर से वही जुर्म करने का अधिकार चाहिए। मतलब ये जो जीने का जुर्म है ना, इसकी सारी गलतियों, सारे संघर्षों के साथ वो इसे फिर से जीना चाहता है। ये एक बहुत ही पावरफुल चॉइस है। और अब आता है इस बहस का क्लाइमैक्स,
स्वयं अपना आखिरी फैसला सुनाता है और इस बहस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। स्वयं का आखिरी मोनोलॉग सब कुछ पलट देता है। वो ऐलान करता है, मैं ये सब कुछ फिर से जीने के लिए तैयार हूं, भले ही इसके लिए मुझे एक अंधे आदमी की खाई में उसके कीचड़ में ही क्यों ना कूदना पड़े। सोच के देखिए, ये लाइफ के सबसे बुरे, सबसे मुश्किल हिस्सों को भी गले लगाने जैसा है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, वो एक एक करके गिनाता है कि वो क्या क्या फिर से सहने को तैयार है। बचपन की बेइज्जती, एक अधूरे इंसान होने का दर्द, दुश्मनों की नफरत, ये जिए हुए अनुभव के आगे पूरी तरह से सर झुका देना है, एक कंप्लीट सरेंडर। और फिर आती है ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, सारे किए कराए का हिसाब लगाओ और फिर खुद को सबके लिए माफ कर दो। ये पछतावे को, रिग्रेट को उठाकर फेंक देने जैसा है और खुद को पूरी तरह बिना किसी शर्त के एक्सेप्ट कर लेना है। और इस एक्सेप्टेंस से एक जीत का एहसास पैदा होता है। हमें हंसना होगा और हमें गाना होगा, हर चीज हमारे लिए एक दुआ है। हम जिस भी चीज को देखते हैं वो एक दुआ है। मतलब इम्परफेक्शन को गले लगाने से ही खुशी और ब्लेसिंग की एक नई स्टेट मिलती है। तो आखिर में इस कविता का जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है वो सुलझ जाता है। जीत होती है स्वयं की, और ये जीत एक इम्परफेक्ट, मेसी और तकलीफ भरी जिंदगी को सिर्फ बर्दाश्त करने में नहीं है, बल्कि उसे गले लगाने में है और उसी में कुछ पाक, कुछ पवित्र ढूंढ लेने में है। तो इस पूरी कविता से हम क्या सीख सकते हैं? क्या है इसके की टेकअवेज? पहला, कि हर किसी के अंदर स्पिरिचुअल डिजायर्स और वर्ल्डली अटैचमेंट्स के बीच एक कांस्टेंट बहस चलती रहती है। दूसरा, कि हमारे जिए हुए अनुभव, भले ही वो तकलीफ भरे क्यों ना हो, उनकी अपनी एक वैल्यू है। और शायद सबसे बड़ा मैसेज ये है कि असली सुकून खुद को और अपनी कमियों को, इम्परफेक्शंस को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने से ही मिलता है। येट्स ने अपनी इस अंदरूनी बहस को दुनिया के सामने रख दिया, लेकिन सच तो ये है कि ये बहस हर किसी के अंदर चलती है। तो सवाल बस ये बच जाता है कि किसी की जिंदगी के इस डायलॉग में कौन सी साइड जीत रही है, आत्मा की ऊंची पुकार या स्वयं की जमीनी हकीकत।